अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स 2025 के चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर नंबर 7 में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, जिसमें इस चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल शामिल हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। बाकी इसके बाद जो एमसीक्यूज़ और क्वेश्चंस वगैरह होंगे उनके आंसर मैं आपको स्क्रीन पर शो करवा दूँगा, तो उनको आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.1 में आपको क्या कहा जा रहा है, आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो स्टेटमेंट में आपको ये कहा जा रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ये दोनों बेसिकली वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की टाइप्स हैं। तो इनके मैग्नीट्यूड आपको गिवन है। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ आपको गिवन है 4√3 और 4। आपने क्या करना है, आपने एंगल फाइंड करना है इन वेक्टर्स के दरमियान। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट वाला लेक्चर हमने बड़े अच्छे तरीके से कवर किया था। तो इस लेक्चर को आप समझ सकते हैं, फिर आपको ये चीज़ मैग्नीट्यूड वाली समझ आ जाएगी कि इसका इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग जो बुक में हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4√3। और ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, और ये जो दो लाइनें लगाई हैं इसका मतलब है ये इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ये होता है ए डॉट बी, ये 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें स्टेटमेंट में गिवन है। और यहाँ पर हमने लाइनें क्यों नहीं लगाई, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो ऑलरेडी उसका आंसर एक स्केलर वैल्यू ही आती है, जबकि इसका आंसर वेक्टर आती है। इसीलिए हमने यहाँ पर इसकी दो लाइनें लगाई ताकि हमारा जो आंसर है वो एक वैल्यू आए, क्योंकि हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ गिवन डाटा में गिवन है, यही आपने लिख लेनी है। इसके बाद आगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स आपने फाइंड करने, थीटा आपने फाइंड कर लेना है। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है कि ए क्रॉस बी जो है इसका फार्मूला ए बी साइन थीटा है। ठीक है, यहाँ पर एन हैट नहीं आएगा क्योंकि अभी हम डायरेक्शन की नहीं ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम एन कैप नहीं लगा रहे। इसके बाद आगे ए डॉट बी का फार्मूला लिखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ये भी हमने लेक्चर में पढ़ा था। तो अब ये दोनों इक्वेशंस को आपने सिंपली डिवाइड कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। ये दोनों ए बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास साइन थीटा और कोस थीटा बच जाएगा। और साइन थीटा और कोस थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग टेंजेंट थीटा की इक्वल होता है। ये मैथ का बेसिक फार्मूला है। ठीक है, आगे यहाँ पर आपने इसे मजीद सोल्व कर देना है। इन दोनों की वैल्यूज़ आप पुट कर दें। ये ऊपर जो है एक क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू हमें गिवन थी 4√3, ये आ गया। नीचे ए डॉट बी, इसकी वैल्यू 4 गिवन थी, नीचे 4 आ गया। 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ √3 बच जाएगा और यहाँ पर टेंजेंट थीटा बच जाएगा। अब आपने आगे करना क्या, आपने सिर्फ टेंजेंट थीटा जो यहाँ पर है, इस टेंजेंट को दूसरी साइड पर ले जाना ताकि वहाँ जाके इन्वर्स हो जाए, यहाँ थीटा रह जाए, जिसकी वैल्यू हमने बेसिकली फाइंड करनी है। तो टेंजेंट इधर आके इन्वर्स हो गया, √3 इधर आ गया थीटा। तो टेंजेंट इन्वर्स √3 आप कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड कर लिया। ठीक है, इसके बाद आगे न्यूमेरिकल नंबर 2.2 है। इस न्यूमेरिकल में आपको कहा जा रहा है कि एक हेलीकॉप्टर है जो कि असेंडिंग वर्टिकली मूव कर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ वो जा रहा है। ठीक है, वर्टिकली का मतलब है सीधा स्ट्रेटली, और असेंडिंग का मतलब है ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो कोई हेलीकॉप्टर है जो कि इस तरह ऊपर की तरफ वर्टिकली सीधा ऊपर की तरफ वो जा रहा है, और जिस तरह ही वो किसी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, अब वो जब कि अब ज़मीन से 156.8 मीटर की हाइट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, 156.8 मीटर की हाइट पे पहुंच जाएगा ग्राउंड से, तो वहाँ पर जाके उसने एक स्टोन को ड्रॉप करना है, एक पत्थर को गिराना है। तो वो जो पत्थर है वो ज़मीन से आके टकराएगा। तो जब वो पत्थर ज़मीन से आके टकराएगा तो उसके ज़मीन तक आते वक्त उसे पत्थर को कितना टाइम लगेगा, वो टाइम बेसिकली आपने फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये इस न्यूमेरिकल का सिनेरियो है। तो सबसे पहले आपको हाइट गिवन है 156.8 मीटर। अब इसके साथ हमने माइनस लगाया क्योंकि यहाँ पर डाउनवर्ड मोशन की बात हो रही है। जो एरोप्लेन है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, जबकि पत्थर है वो नीचे की तरफ आएगा। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर हम माइनस नहीं लगाएंगे तो हमारा आंसर फिर गलत आएगा। आगे इनिशियल वेलोसिटी आपने लिख लेनी है VI, जो कि बेसिकली एरोप्लेन की वर्टिकल वेलोसिटी है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, असेंडिंग वर्टिकली। तो 19.6 मीटर पर सेकंड ये आपको गिवन है, और ये अपवर्ड मोशन है, इसीलिए हम G की वैल्यू माइनस में लेंगे, क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जब कोई भी जिसम अपवर्ड मोशन कर रहा होता है तब उसके लिए G की जो वैल्यू होती है वो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये आपका गिवन डाटा आ गया। टू फाइंड में आपने लिखना है कि टाइम हम फाइंड करेंगे। इसको आप मजीद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से सोल्व कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी हुई है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर चूँकि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही वाली इक्वेशन फिर यूज़ करेंगे, इक्वेशन अंडर ग्रेविटी वाली। तो S की जगह पर H आ जाएगा, VIT ऐसे ही आ गया, और जहाँ पर आ जाएगा GT स्क्वायर। अब आपने सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। H की जगह ये H की वैल्यू आ गई, VI की जगह VI की वैल्यू आ गई, T ऐसे ही आ गया,
जी की जगह -9.8 आ गया। तो इसे आप मज़ीद सोल्व करेंगे ना तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये 2 को आप इस वैल्यू से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 4.9। अब आप क्या करेंगे कि ये -156.8 है, इसको यहाँ पर ही रहने दें। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल के इस साइड पर ले आएँ ताकि ये एक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए जिसके हम बाद में फैक्टराइजेशन कर सकें। तो 4.9 इधर ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। ये 19.6t इसके साथ कुछ नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे प्लस हो रहा था, ये इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया, और यहाँ पर क्या रह गया, फिर 0 रह गया। तो ये जो इक्वेशन है इसको आपने 4.9 से डिवाइड कर देना, तो यहाँ से 4.9 खत्म हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं ये मैथ की एक मशहूर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म आ गई है जिसको हम फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूले के तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने की है, 4.9 से सारी टर्म्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, आप इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को आपने मज़ीद फैक्टराइजेशन के तरीके से सोल्व कर लेना है। फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, हम लास्ट और फर्स्ट वैल्यू का आपस में पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो टी के साथ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो 32 1 दा 32। फिर हम 32 के फैक्टर बनाते होते हैं, यानी 32 किस किस टेबल में आता है, तो 32 जो है बेसिकली सबसे पहले वो 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 16 के ऊपर, 2 16 दा 32। फिर उसके बाद ये 4 के टेबल में आता है, 4 8 दा 32। तो हम इनमें से कोई ऐसा फैक्टर इस्तेमाल करते हैं कि जिन दोनों वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करके हमारा ये वाला आंसर आ जाए, और या उन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर ये 32 आ जाए, ठीक है। तो यही वो फैक्टर है जिसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, यानी हमें -4 चाहिए, ठीक है, मिडल टर्म चाहिए होती है, तो 8 के साथ माइनस लगाएंगे और 4 के साथ प्लस लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -4। तो ये वाला फैक्टर हमारा यूज़ हो जाएगा। तो इसकी जगह हमने मिडल टर्म को ब्रेक किया और ये लिख दिया, पहली रकम ऐसे ही आ गई, आखिरी रकम ऐसे ही आ गई। ये दरमियान वाली रकम की जगह हमने क्या लिख दिया, -8t + 4t, ठीक है। इनके साथ आप टी भी लगा लें क्योंकि यहाँ पर टी का वेरिएबल यूज़ हो रहा है। अब आप ये 4 टर्म्स जो हैं इनको 2-2 टर्म्स में डिवाइड कर लें। ये 2 टर्म में से टी कॉमन आ रहा है, बाकी अंदर आ जाएगा t-8, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा t-8। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आप देख सकते हैं सेम है, ये दोनों कॉमन आ जाएंगी, t-8 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा t+4। तो इस तरह आप ये मैथ के रूल के अकॉर्डिंग इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब आपको पता है दोनों वैल्यूज़ को हमने 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। ये वाली वैल्यू भी 0 के इक्वल आ गई, ये वाली वैल्यू भी 0 के इक्वल आ गई, यहाँ से 8 इधर जाके प्लस हो जाएगा, टाइम का आंसर आ जाएगा 8 सेकंड, और यहाँ से 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -4 सेकंड, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो हम ये 8 सेकंड वाली वैल्यू को यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह आपका ये दूसरा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आगे तीसरा न्यूमेरिकल है जो कि बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, उसमें सिर्फ आपने प्रूव ही करना है। तो वो कंडीशन आपको गिवन है, तो ये देख सकते हैं आप a + b = a - b, ये आपको स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, और आपने प्रूव करना है कि a और b जो वेक्टर है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, यानी हमारा थीटा का आंसर आना चाहिए 90 डिग्री। तो आपने क्या करना है, सिंपली दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर रूट नहीं, सॉरी, स्क्वायर लेना है आपने, तो यहाँ पे भी स्क्वायर ले लें, यहाँ पे भी स्क्वायर ले लें। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड्स पे फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं, ये प्लस वाला फार्मूला और यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला, a² + b² + 2ab, यहाँ पर आ जाएगा a² + b² - 2ab। ये मैथ के मशहूर फार्मूले हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये सारी वैल्यूज़ को इधर ले आना इक्वल के साइड पे, ताकि यहाँ पर 0 बच जाए और कुछ वैल्यूज़ आपस में फिर कट हो जाएं। तो a² b² ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इधर आके माइनस हो जाएंगे, 2ab माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ अगले स्टेप में हमने की हुई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने तमाम वैल्यूज़ को इधर ले आए और इनके साइन चेंज कर दी, यहाँ पर आएगा 0। अब ये जो प्लस माइनस वाली वैल्यूज़ हैं वो आपस में कट गई, ठीक है। बाकी रह गया 2ab + 2ab, जो कि प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4a.b, ठीक है। यहाँ पर 0 आ गया, और 4 जो है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा a.b = 0। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आई। ये हमने डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट वाला लेक्चर जब लिया था तो उस लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। डॉट प्रोडक्ट के कुछ केसेस होते हैं, उसमें से हमने एक केस डिस्कस किया था कि ए और बी वेक्टर जब आपस में परपेंडिकुलर हों, यानी 90 डिग्री के एंगल पर जब होते हैं, तो a.b का आंसर क्या आता होता है, हमारा वो 0 आता होता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपने यहाँ पर देखी कि a.b का आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब a और b आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। तो ये आपने फार्मूला लिखा a.b = ab cos θ, इसकी जगह a.b की जगह आप ab cos θ पुट कर दें, 0 यहाँ पर ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, ए बी भी इधर जाके 0 के साथ खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा और इधर आ जाएगा 0। अब कोस इधर थीटा के साथ है, कोस इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा 0 के साथ। कैलकुलेटर पे आप कोस इन्वर्स 0 लें तो आपका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। ये जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, ये आप कैसे ले सकते हैं, आप पहले कैलकुलेटर पर शिफ्ट वाला बटन प्रेस करें, फिर बाद में साथ आप जो जिस चीज़ का भी आपने इन्वर्स फाइंड करना है वो प्रेस करें, आप कोस वाला बटन प्रेस करें कैलकुलेटर के ऊपर, कोस इन्वर्स आ जाएगा, आगे आप 0 लिखें तो आपका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह आपने थीटा का एंगल फाइंड कर लिया जो कि है 90 डिग्री, हैंस वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इसके बाद आके चौथा न्यूमेरिकल स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है, तो फिलहाल के लिए हम उसको स्किप कर रहे हैं, लेकिन पेपरों के बाद जो अगले साल का सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको सोल्व कर लेंगे। तो पांचवा न्यूमेरिकल आगे 2.5, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि क्रिकेट बॉल है जिसको ऊपर की तरफ हिट किया गया, ठीक है, और वो
20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। बेसिकली वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, आप देख सकते हैं गिवन डाटा में हमने लिखी हुई है इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और आपको एंगल 45 डिग्री भी गिवन है, ठीक है। और जी की वैल्यू हमें जुबानी याद है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने 3 पार्ट इसके न्यूमेरिकल के सोल्व करने हैं, 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी है, एक टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और एक हाइट। तो ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन वाला न्यूमेरिकल है। तो ये लेक्चर भी अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसको आप अच्छे से समझें, फिर आपको इसके अगले वाले न्यूमेरिकल समझ आ जाएंगे। सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे। ये बड़ा सिंपल सा आसान सा न्यूमेरिकल है, सिर्फ फार्मूला लगाना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का ये हमने फार्मूला पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन में, टी इज इक्वल टू 2 VI sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। गिवन डाटा से देख के आप इसमें सिंपल वैल्यूज पुट करें कैलकुलेटर के ऊपर, इस चीज़ को सोल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा 2.8 सेकंड। लेकिन बुक में आपका आंसर 2.9 सेकंड है, तो इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 2.9 सेकंड के इक्वली लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद बी पार्ट है, मैक्सिमम हाइट आपने फाइंड करनी है। तो हम हाइट का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, एच इज इक्वल टू VI स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2G। इसमें भी आप वैल्यूज पुट करें, यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, तो आप इसका होल स्क्वायर ले लें, ठीक है। 20 का स्क्वायर लेंगे 400 आएगा, और इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे साइन 45 और इसका आप होल स्क्वायर ले लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, तो 19.6 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेटर पे सोल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा 10.2 मीटर, जो कि बेसिकली हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल थी। इसी तरह आपने रेंज भी फाइंड कर लेनी है, तो रेंज का फार्मूला अप्लाई करेंगे, आर इज इक्वल टू VI स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो अगेन ये सारे वही फार्मूले जो उस लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं, तो इन फार्मूलाज को आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं। इसमें आप वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेटर पे सोल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा 40.8, लेकिन बुक में आपका आंसर 41 है, तो इस वैल्यू को हम राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि लास्ट पे 8 है, जो 5 से बड़ी वैल्यू तो 1 प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 41, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी रेंज की वैल्यू आ गई, जो कि बुक में आपका आंसर गिवन था। तो इस तरह आपका ये 5वां न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आगे 6वां न्यूमेरिकल है, बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है ये भी। इसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि एक 20 ग्राम बॉल है जिसे हिट किया गया, ठीक है, एक स्क्वाश कोर्ट के साथ, स्क्वाश कोर्ट की वॉल के साथ विद अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, और आपको यहाँ पर फोर्स गिवन है 50 न्यूटन की। इफ द टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज 0.50 सेकंड, तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट हमें यहाँ पर गिवन है 0.50 सेकंड, ठीक है। फाइंड द इम्पल्स, आपने इम्पल्स फाइंड करने, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकता है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो जनरल हम यहाँ पर सिंपल इम्पल्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, आई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई टी, इम्पल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर अप्लाई करनी है, फोर्स की जगह 50 पुट कर देंगे, टी की जगह 0.50 पुट कर देंगे, सिंपल कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा 25, और इम्पल्स का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो इस तरह ये 6वां न्यूमेरिकल भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आगे 2.7 न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के भी बेसिकली 2 पार्ट हैं, आपने 2 चीज़ें फाइंड करनी है। पहले में आपने चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, फिर आपने उसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी। तो उस गिवन डाटा देख लेते हैं बुक के अकॉर्डिंग क्या उन्होंने दिया हुआ है आपको। तो 2.7 न्यूमेरिकल के गिवन डाटा में आपको गिवन है कि एक बॉल है जिसे एक फुटबॉलर ने किक किया है, और एवरेज फोर्स जो है जिस फोर्स से उस फुटबॉलर ने उस बॉल को हिट किया है वो है 240 न्यूटन, ठीक है। ये फोर्स आपको गिवन है, एंड इम्पैक्ट लास्ट फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.25 सेकंड। तो टाइम आपको गिवन है कि 0.25 सेकंड तक वो इम्पैक्ट रहता है, यानी फुटबॉलर ने जब बॉल को किक किया तो वो 0.25 सेकंड तक वो इन कॉन्टैक्ट रहती है बॉल उसके पाँव के साथ, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम पहले पार्ट में, यानी डेल्टा पी आप फाइंड करेंगे, पी का मतलब मोमेंटम होता है, डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम, और स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब आपने इसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी कि इसकी डायरेक्शन क्या आएगी। तो सिंपल हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा पी ओवर टी इज इक्वल टू एफ। ये कौन सा फार्मूला है, ये है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ये वाला लेक्चर भी हमने डिटेल से डिस्कस किया और इस फार्मूले को हमने बनाया था। इम्पल्स वाला टॉपिक भी इसके अंदर हमने डिस्कस किया था। तो ये वही फार्मूला न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर यूज़ की, तो टी अब यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेल्टा पी हमने फाइंड करना है वैसे ही आ जाएगा, एफ की जगह 240 पुट करें, टी की जगह 0.25 पुट करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा 60 न्यूटन सेकंड। तो ये भी बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था, इसी तरह सॉल्व हो गया। आगे सेकंड पार्ट डायरेक्शन उन्होंने पूछी थी, तो डायरेक्शन बेसिकली इसकी सेम होगी, जो कि फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इसकी डायरेक्शन होगी, और ये चीज़ हमने उस टॉपिक में डिटेल से डिस्कस की थी। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2.8 है, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकता है, ठीक है। खासतौर पर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो इस न्यूमेरिकल में आपको क्या कहा जा रहा है कि एक एरोप्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, ठीक है। हॉरिजॉन्टली का मतलब इस तरह, इस लाइन के अकॉर्डिंग वो अलोंग वो मूव कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, और स्पीड आपको गिवन है एट हाइट ऑफ 8 किलोमीटर। तो इसकी जो हाइट है वो बेसिकली क्या गिवन है आपको, 8 किलोमीटर की बुलंदी के ऊपर वो मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है।
अब आपने क्या करना है कि टू ड्रॉप अ बॉम्ब ऑन अ टारगेट, तो अब इस एरोप्लेन ने इस हाइट के ऊपर बेसिकली एक बॉम्ब को ड्रॉप करना है, और वो बॉम्ब कोई ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता हुआ, किसी पाथ को फॉलो करता हुआ वो ज़मीन के साथ आके टकराएगा। ठीक है, वो इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ आके नहीं गिरेगा, बल्कि किसी पाथ को फॉलो करेगा। और ये चीज़ हमने प्रोजेक्टाइल मोशन वाले टॉपिक में पढ़ी थी। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप अच्छे समझ सकते हैं। वो आज के न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो टॉपिक, तो उसको आप अच्छे समझ लें तो फिर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये चीज़ आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में गिवन है। आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट एट विच द बॉम्ब शुड बी रिलीज। अब आपने बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है, ये एक्स आपने बेसिकली फाइंड करना है, ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन वाले टॉपिक में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो ये गिवन डाटा आप देख सकते हैं, ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है। ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी आई एक्स इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकंड। जब हमने हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन में, तब हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइंड की थी। तो ये बेसिकली वही है वी आई एक्स, जिस वेलोसिटी से एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है इनिशियली। ठीक है, और हाइट कितनी है, 800 मीटर, 8 किलोमीटर गिवन है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, किलो की जगह 1000 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8000 मीटर। तो ये बेसिकली इसका वर्टिकल डिस्टेंस है या हाइट है वाई जो एरोप्लेन की है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने एक्स फाइंड करना है जी, यानी जो बॉम्ब है वो कितनी दूर जाके गिरेगा उसका बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स आपने फाइंड कर लेना है। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन में हमने पढ़ा था। तो आप यहाँ पर सिंपल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें, बल्कि आप डायरेक्ट ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। यही फार्मूला हमने ड्राइव किया था जब हमने वर्टिकल मोशन पढ़ी थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं वी आई वाई की जगह हमने 0 पुट किया है, तो ये वही चीज़ है जो उस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस की थी। तो सिंपल आप इसमें वैल्यूज पुट करें, वाई की जगह पे आ जाएगा 8000, 1/2 ऐसे ही आ गया, जी की जगह 9.8 आ गया, टी स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब आपने इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना है। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9.8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इस वैल्यू को आप कैलकुलेटर पे सोल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा 1632.65। स्केयर है तो दोनों तरफ हम स्केयर रूट ले लेंगे ताकि टी के ऊपर से स्केयर खत्म हो जाए। ये स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे टी रह जाएगा, और इसका जब स्केयर रूट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40.4 सेकंड, जो कि बेसिकली टाइम है। अब हमने डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ किया, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई पे टी, या हॉरिजॉन्टल मोशन जब प्रोजेक्टाइल मोशन बड़ी थी तब हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए ये फार्मूला बनाया था, एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाई टी। तो एक्स की वी आई एक्स की जगह आप 200 पुट करें, टी की जगह आप 40.4 पुट करें, जो अभी आपने फाइंड किया है। ये 200 हमें स्टेटमेंट में गिवन था। ठीक है, गिवन डाटा में से देख के हमने पुट किया है। इन दोनों वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 81.2 मीटर। ठीक है, मीटर, लेकिन आपका जो आंसर है बुक में वो किलोमीटर में गिवन है, तो इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके। तो ये आप देख सकते हैं हमने इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.08, और आगे किलोमीटर लिख देंगे। तो यानी आपने मीटर से जब किलोमीटर में किसी वैल्यू को कन्वर्ट करना होता है तो आप 1000 से उस वैल्यू को डिवाइड कर देते होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप इस तरह याद रख सकते हैं। इसके बाद आगे न्यूमेरिकल नंबर 2.9 है, जो कि बेसिकली लास्ट न्यूमेरिकल है। इसके बाद जो अगले न्यूमेरिकल है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है 2026 के एग्जाम के लिए, तो इसलिए उनको हम अभी कवर नहीं करेंगे, उनको हम इंशाल्लाह बाद में कवर करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपको गिवन है इस न्यूमेरिकल के अंदर। ये बेसिकली न्यूमेरिकल प्रूव करना है आपने, इसमें दो चीज़ों का इक्वल आपस में प्रूव करना है, तो इसलिए इसका गिवन डाटा वगैरह हम नहीं लिख रहे, इसको डायरेक्टली हमने सोल्व करना शुरू कर दिया है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इसका फार्मूला हमें जुबानी आता है, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ा था। ठीक है, जो आपको स्टेटमेंट में वो चीज़ कह रहे हैं वो हमने अब यहाँ पर लिखनी है। अब आपको वो बेसिकली दो किस्म की रेंजेस दे रहे हैं, एक वो रेंज कह रहे हैं एट एंगल थीटा, दूसरी रेंज एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा डैश। ठीक है, तो थीटा के ऊपर जो रेंज होती है वो तो हमें पता क्या होती है, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, थीटा की जगह यानी थीटा ही रहेगा यहाँ पर। अब थीटा डैश के ऊपर आपने रेंज फाइंड करनी है, तो आप यहाँ पर सिंपल थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, थीटा डैश पुट कर देंगे, बाकी सारा फार्मूला यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा। और रेंज चेंज होकर क्या बन जाएगी, आर डैश बन जाएगी, जो कि बेसिकली वो रेंज है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा डैश पर है। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी आपको स्टेटमेंट में गिवन है, थीटा डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आपने थीटा डैश की जगह पर यही वैल्यू पुट कर देनी होगी। ठीक है, वी आई स्क्वायर साइन ऐसे ही आ गया, 2 ऐसे ही आ गया, थीटा डैश की जगह 90 माइनस थीटा पुट करेंगे, नीचे जी आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लें, 2 अंदर 90 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर आ जाएगा आर डैश इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि 2 और 90 मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा, 2 थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 थीटा आ जाएगा, नीचे जी आ जाएगा। अब ये जो चीज़ होती है साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जो आप मैथ में पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर तमाम फार्मूले शो भी हो रहे होंगे, इनको आप याद रख सकते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के, तो इसकी जगह हमने साइन थीटा पुट कर दिया। साइन थीटा यहाँ पर क्यों 2 थीटा क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पर हमारा एंगल 2 थीटा है, तो इसलिए यहाँ साइन 2 थीटा आएगा इसकी जगह पे। यहाँ पे हमारा फार्मूला ये बनेगा, जबकि जो ओरिजिनल फार्मूला जनरल फार्मूला उसमें थीटा आ रहा था, तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा। यानी आसान लफ्ज़ों में अगर आपको बताया जाए तो यहाँ पर जो एंगल है वो यहाँ पर जो एंगल होता है वही आगे हमारा आंसर में आ जाता है साइन के साथ। ठीक है, तो ये आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फार्मूले। इसके बाद आर डैश इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर, यहाँ पर साइन 2 थीटा जी आ गया, तो ये बेसिकली हमारी इक्वेशन 1 की तरह ही फार्मूला आ गया है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
एंड इक्वेशन नंबर 2 आर इज इक्वल टू आर डैश। तो ये वही फार्मूला जो कि बेसिकली आर का फार्मूला हमने लिखा था, यानी रेंज एट एंगल थीटा इज इक्वल रेंज एट एंगल थीटा डैश। तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन टू थीटा इज सेम, सो रेंज इज सेम। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इसके बाद लास्ट पे आपने रेशो फाइंड करनी है, आर ओवर आर डैश को आपने बेसिकली डिवाइड कर देना है, यानी आपका आंसर इनको डिवाइड करके 1 आना चाहिए, ये आपको वो स्टेटमेंट में कह रहे हैं। तो ये आप इन दोनों को डिवाइड करें, आर की जगह आर की वैल्यू पुट की इक्वेशन नंबर 1 से जो पिछले पेज पे बनाई थी, आर डैश की जगह आर डैश की वैल्यू पुट कर दी, ये जो अभी ऊपर आपने फाइंड की है। ये दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम हो तो आपस में कट जाती होती है, तो बाकी हमारा क्या रह जाता है, 1 रह जाता है। तो ये चीज़ आपने प्रूव करनी थी। तो इस तरह आपका ये 2.9 न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक आपके ये तमाम न्यूमेरिकल थे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल थे वो काफ़ी ईजी न्यूमेरिकल थे, कोई भी इसमें ऐसा कोई ट्रिकी या मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं तमाम MCQs के इस एक्सरसाइज के जो आंसर हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, इनको आप अपनी बुक के ऊपर लगा लें। इसके अलावा जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे, उनके आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप अपनी बुक के ऊपर लिख लें, जहाँ मर्जी आप इसको लिख लें या इसको याद कर लें। इंशाल्लाह इन्हीं में से उम्मीद है आपको पेपर में कोई क्वेश्चन लाजमी आएगा। बाकी ये आसान से क्वेश्चन हैं जिनको हमने तमाम लेक्चर्स में एक एक करके कवर किया हुआ है। अगर फिर भी इनमें से किसी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट सिलेबस वाले हैं, ठीक है। बाकी जो कुछ क्वेश्चन रह गए उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर कवर कर लेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।